हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @BioMed। आज की हमारी वीडियो का टाइटल बहुत ही बेसिक रहेगा, दैट इज स्क्रैप साइकिल एंड द स्क्रैप साइकिल अगेन। क्यों बेसिक रहेगा? क्योंकि ये साइकिल खुद एक बेसिक साइकिल नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम पूछी जाती है और इसके एंजाइम्स, इसके रिएक्शन, रिएक्टेंट और इसका बहुत सारे और रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, ये खुद एक बहुत बड़ी साइकिल है, ठीक है। बहुत बड़ा है कि आप इसको याद कर पाए, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्स साइकिल है, हम एक एक करके सारे सब्सट्रेट पढ़ेंगे, मैं एक एक करके रिएक्शन टाइप बताऊंगी और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और एनर्जेटिक्स यानी इसमें कितने एटीपी जनरेट होंगे ये हम ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये एक रेस्पिरेशन साइकिल है। सो दिस इज थर्ड फेज, हम कहना चाहिए थर्ड फेज कहना चाहिए, थर्ड पार्ट कहना चाहिए ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं। मैंने एक वीडियो और डाली है फेट ऑफ पायरेट में कि यानी ग्लूकोज से जब पायरेट बन जाता है तो पायरेट जाता कहाँ है, उसको भी हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे और फिर फर्दर वो क्रेब्स साइकिल में कैसे एंटर करता है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल नाम क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट हैंस क्रैब ने साइकिल को दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या इसके कोई नाम है? बिल्कुल है। सो इट इज़ द फेज, इट इज़ द फेज वेयर पायरेट, जो टू पायरेट मॉलिक्यूल जो है ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के टूटने से जो दो पायरेट मॉलिक्यूल यानी दो पायरेट पायरिक एसिड बने थे, और वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वो क्या था? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब आप ये कहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं था वीडियो में। जी बिल्कुल, मैं इसको समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो कि कहाँ पर हुई थी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कंडीशंस थी, ऑक्सीजन का लेवल सफिशिएंट था, तो पायरिक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म यानी सेल साइटोप्लाज्म, जो कि ये रिएक्शन वहाँ हुई थी, सेल साइटोप्लाज्म से निकलकर कहाँ पहुँच गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरिक एसिड जो है, दो पायरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं, 2 मोल ऑफ पायरिक एसिड जो है वो एक 3 कार्बन शुगर है, ठीक है। अब 3 कार्बन जो शुगर है उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब है इसमें से हाइड्रोजन निकला, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन हुआ जिसके जरिए NADH बना था। साथ ही साथ इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिल ग्रुप निकला। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया तो ये 3 कार्बन अब नहीं रहा होगा और ये 2 कार्बन हो गया होगा, तो अब ये बन गया है एसिटाइल कोई। एसिटाइल कोई जो है वो एक 2 कार्बन मॉइटी है, ठीक है। अब ये जो 2 कार्बन मॉइटी है वो एंटर करेगा है एक क्रैब साइकिल में, ठीक है। और क्रैब साइकिल में सबसे पहला जो प्रोडक्ट वो बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर, एसिटिक एसिड के साथ मिलकर। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड खुद कितना कार्बन है? 4 कार्बन। जब ये दोनों मिल जाएंगे और इनका कंडेंसेशन होगा यानी इसमें वाटर ऐड होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। इसीलिए साइकिल का एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सिट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो इट इज C6। अब C6 कैसे? C6 है, जैसे कि मैं कार्बन का नाम लिखती हूँ CCC, ठीक है। एक तो ये लग गए, 3 तो लग गए यहाँ पर, देन यहाँ पर COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, एंड देन यहाँ पर अगर हम देखें तो OH, सॉरी नॉट OH हेयर, दिस OH, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कितने कार्बन हुए? 1 2, ये कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है भाई, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 C6 हो गया। दूसरा, इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए साइकिल का एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो इसीलिए ये साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके 3 नाम भी हैं। आपसे पूछ सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल बता दीजिए, आपको नहीं याद आएगा। आपसे बोलेंगे EMP पाथवे बता दीजिए, बिल्कुल वो ग्लाइकोलाइसिस है, मैंने आपको पहले बताया। फिर आपसे बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बता दीजिए, तो वो यहाँ पर है, क्रैब साइकिल है। तो ये पूरा, ये तीनों नाम किसके हैं? ये तीनों इसी रिएक्शन के नाम है जो मैं अभी आज डिस्कस करने वाली हूँ। और पहला स्टेप के नाम पर आप देखेंगे बहुत सारी साइकिल्स का नाम पहले ही स्टेप के नाम पे रहता है,
ठीक है, और वो पहले स्टेप के नाम के हिसाब से सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। पहले हम सारे स्टेप ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन टाइप लिखूंगी और साथ ही साथ एंजाइम भी लिखूंगी। ठीक है, सो एसिटाइल कोई, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। एसिटाइल कोई जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एसिटाइल कोई कैसे बना है, और अब आपको समझ में आ गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि पायरिक एसिड के टूटने से आया है, और एक नहीं 2 आए होंगे। ठीक है, अब वो किसके साथ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, OAA के साथ, जो कि 4 कार्बन शुगर है। देन दिस 4 कार्बन शुगर इज गोइंग टू कन्वर्ट, कंडेंसेशन रिएक्शन जो है, कंडेंसेशन रिएक्शन रहेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन के तहत एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। एंजाइम कौन सी लगेगी? सिट्रेट सिंथेटेज। ओके, कंडेंसेशन हुआ है तो पानी ऐड हुआ होगा। अब इसमें से पानी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। एंजाइम में लगेगी एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम, और ये एकोनिटेज एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगी सिस एकोनिटिक एसिड में। और क्योंकि मैंने अभी भी बोला इसमें से पानी निकाल दिया जाएगा, तो एंजाइम तो रिएक्शन टाइप क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डिहाइड्रेशन, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, डिहाइड्रेशन। देन पानी निकला है अभी तो, ठीक है, क्योंकि जो पायरेट है वो फर्दर आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, CO2 निकलेगा और बहुत सारे ATP निकलेंगे। अब जो सिसकोनिक एसिड है वो अब सिट्रिक एसिड जो इसमें से बना था वो फिर से रीसेट होगा, और रीसेट होगा तो पानी दोबारा से इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, पानी दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा। अभी एंजाइम फिर से वही रहेगी, एकोनिटेज, एकोनिटेज, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन, या फिर हाइड्रेशन ही बोल देते हैं क्योंकि पानी अंदर हुआ है। हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रेशन शॉर्ट फॉर्म में सिसकोनिक एसिड से क्या बनेगा यहाँ पर? आइसोसिट्रिक एसिड। अब अगला जो रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेप है। थोड़ा सा बड़ा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन है। एंजाइम लगेगी आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंजाइम, ठीक है, और रिएक्शन टाइप क्या है? रिएक्शन टाइप है यहाँ पर आइसोसिट्रिक जो है आइसोसिट्रिक एसिड जो है, रिएक्शन टाइप ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन है, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। अब हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है और इसमें से निकल रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो Na+ को मिल जाएगा और वो NADH बना लेगा, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर पहला बन गया है। आइसोसिट्रिक एसिड से अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकलने के बाद इसका बन क्या जाएगा? दैट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ये अलग अलग है, साथ साथ लिखे गए। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा। In this reaction, carbon dioxide will be removed. This reaction is known as decarboxylation reaction. ये आपकी रिएक्शन जो है वो रिएक्शन टाइप है decarboxylation reaction, decarboxylation reaction. ओके, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अगेन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन यहाँ पर हमारी आएगी। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बन जाएगा? सक्सेनाइल कोई। सक्सेनाइल कोई से मुझे अब यहाँ से स्टेप सीधे सीधे लेना अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत रटने वाली चीज़ें हैं। सक्सेनाइल कोई से सक्सेनिक एसिड, क्योंकि अब सारे एसिड बनेंगे। फिर मैं आपको एक बार रिएक्शन टाइप भी बीच में बता देती हूँ। सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड से, या फिर इसे सक्सेनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सक्सेनेट से फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड या मैलेट, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, साइकिल बन गई। अब इसमें रिएक्शन टाइप पे जल्दी से आते हैं।
अब यहाँ पे हम रुक गए थे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था, अब यहाँ पे एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। सो दिस इज, देखिए ये दो तरह की रिएक्शन है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ ये एक रिएक्शन आपकी डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइप जो है वो क्या है आपका, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोसाइलेशन, साथ ही साथ डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी है। ये डीहाइड्रोजनेशन बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि रिएक्शन में जगह नहीं है, पेन होता तो ज़रूर लिख देती। ठीक है, तो डीहाइड्रोजनेशन भी है और डीकार्बोक्सिलेशन भी है, दोनों चीज़ें। CO2 निकलेगा। अब एंजाइम कौन सी लगेगी, एंजाइम लगेगी अल्फा कीटो ग्लूटारिक या ग्लूटारेट भी लिख सकते हैं, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वेयर अगेन जैसे पायरेट में देखा था हमने, पायरेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम में इट इंक्लूड TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, साथ ही लिपोइक एसिड, साथ ही मैग्नीशियम आयन एज एंजाइम को फैक्टर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर है तो कुछ और बनेगा इसमें, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, Na+ से हाइड्रोजन मिल जाएगा NADH में। अभी देखिए यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन में 2 NADH हमें मिल चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड, ये एक ATP GTP जनरेशन है। ठीक है, यानी यहाँ से ADP से या फिर GTP से GDP से क्या बन जाएगा, ATP और GTP। ठीक है, यहाँ ये रिएक्शन के अंदर हमें ATP और GTP मिल जाएगा। ये एक एनर्जी जनरेशन स्टेप है सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनने का। अच्छा, ATP क्या लिखें या GTP ये कैसे पता चलेगा, देखिए प्लांट्स में इट इज़ ATP एंड इन एनिमल्स इट इज़ GTP। ठीक है, अलग अलग रहेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में ATP, एनिमल्स में GTP प्रोड्यूस होता है। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में जो बदलेगा, तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम लगेगी सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जहाँ पर भी ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लग रही है वहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी। कैसे, हाइड्रोजन किसी ना किसी को तो मिलेगा। सो NAD+ से NADH बन जाएगा, तीसरी बार ये बन रहा है। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ लग गई है, तो रिएक्शन क्या है, डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगला फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना, फ्यूमेरेज एंजाइम है। ये जो रिएक्शन है फ्यूमेरेज एंजाइम है, सो एंजाइम रहेगी फ्यूमेरेज। पानी इसमें से निकल जाएगा, वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक आपका पानी बाहर निकल जाएगा इसमें। ठीक है, बस पानी, ओके, पानी फ्यूमेरेज एंजाइम लग रही है, पानी ऐड होगा इसमें, सॉरी पानी इसमें डलेगा, पानी ऐड हो जाएगा और फर्दर क्या बना देगा, मैलिक एसिड। नाउ दिस मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाय डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अगेन डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड दिस विल गोइंग टू प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका जो है NAD+ मॉलिक्यूल जो है वो NADH2 बनाएगा, NADH बनाएगा। ठीक है, NADH यहाँ पर बन जाएगा, हाइड्रोजन इसमें मिल जाएगा इसको और ये NADH मॉलिक्यूल बना देगा। यहाँ पे NADH हो गए। अच्छा, एक यहाँ पर वो ये है, अब मैं आपको याद भी करा सकती हूँ कि ऐसे कैसे होगा, आपको कैसे याद रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है NADH की जगह पर आपका FAD मॉलिक्यूल लगेगा और FADH2 बनेगा। ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये बनेगा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पर बनता है। तो ये मैं यहाँ पर गलत कर गई, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक बनता है, यहाँ से याद हो सकता है फ्यूमेरिक, तो यहाँ पर NADH नहीं बनता, डिहाइड्रोजनेशन स्टेप सेम रहता है, लेकिन FAD से FADH2 बनता है। ठीक है, ये एक अलग प्रोडक्ट है, ये है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज या हाइड्रोजन। ठीक है, मॉलिक्यूल। और जो बाकी जगह बना है वो है निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेविन है। ठीक है, अब क्यों मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, क्योंकि इनसे ATP जनरेशन जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अभी इसको शेप अप करते हैं। चलिए 1 मिनट रिएक्शन को दोबारा देखते हैं ताकि हमें समझ आएगी ये याद कैसे करनी है। देखिए, सो 2 और 4 कार्बन मिलकर एक 6 कार्बन बनाते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि इसका नाम भी है। सिट्रिक एसिड का जो दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे कि आइसोसिट्रिक एसिड, दोबारा से सिट्रिक एसिड ना, वो आपके इसके एक स्टेप स्किप करके बनेगा। ठीक है, और उसके बीच में क्या बनेगा, सिसेकॉन्टिक एसिड, जो कि दोनों साइड एंजाइम है, कॉनिटेज एकोनिटेज।
अब आइसोसेट्रिक एसिड के बाद हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद जो सक्सिनिक एसिड के प्रोडक्ट हैं वो बाद में बनेंगे, पहले कुछ और बनेगा, ठीक है। सक्सिनिक एसिड के जो प्रोडक्ट हैं वो एक स्टेप स्किप करके बनेंगे, सक्सिनाइल कोए और सक्सिनिक एसिड। अब अल्फा कीटो जो सक्सिन ऑक्सैलो एसिड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद एक बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, उसके बाद सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड। अब फिर सारे एसिड बनेंगे, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और जो यहाँ पर ज़्यादातर जहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वहाँ पर NADH बनेगा। और कहाँ कहाँ बन रहा है, 4 जगह बन रहा है या 3 जगह बन रहा है, ठीक है। जहाँ पर आइसोसेट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेज है एक, ठीक है, एक जगह यहाँ ये बन गया। दूसरा यहाँ पर अल्फ़ा ये वाले स्टेप में अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड वाले में ये जब सक्सिनाइल कोए बना तो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज दूसरा NADH2 बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ये तीसरे स्टेप पे बन गया मैलिक एसिड। अच्छा ये एंजाइम मैंने यहाँ नहीं लिखी, एंजाइम है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और जहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है तो उससे पहले ही फ्लेविन एसिड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बना है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल और आपका स्पेसिफिक बना है। तो तीन इस पूरी एनर्जी साइकिल से हमें 3 NADH2 मिले और एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जब एसिटाइल कोए बना था तब एक NADH मिला था। तो हमें टोटल इस पूरे साइकिल से NADH कितने मिल गए, 4। और फ्यूमेरिक एसिड कितने मिला, 1। और यहाँ पर एक ATP भी जनरेट हुआ है। तो एनर्जी काइनेटिक्स अगर हम लिखें, चलिए एनर्जी काइनेटिक्स इसका लिख लेते हैं। एनर्जी काइनेटिक्स अगर ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रैब साइकिल का लिखें, ठीक है, क्रैब साइकिल का अगर हम एनर्जी काइनेटिक्स लिखें तो हमें टोटल 4 NADH मिले हैं, ठीक है। साथ ही साथ 1 FADH2 मिला है और कितने 2 ATP मिले हैं। सॉरी बार बार 2 लिख रही हूँ, ATP मिले हैं। अब मैं क्यों बार बार 2 लिख रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ एक पायरुविक एसिड से बना है। अगर 2 पायरुविक एसिड होते यानी दोबारा ये साइकिल चले तो कितना, ये क्योंकि ये साइकिल 2 बार चलेगी तो 8 NADH मिलेंगे, ठीक है, 2 FADH2 बनेंगे और 2 ATP बनेंगे, ठीक है। अब एक NADH मॉलिक्यूल से मैंने पहले भी आपको बताया था टोटल 3 ATP मिलते हैं। तो हमारे टोटल ATP यहाँ पर कितने हो गए, 24। एक FADH2 से 2 बनते हैं तो 4। और ATP अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो नॉर्मल ATP ही है। अच्छा अब ये जो ATP बना यानी सक्सिनाइल कोए से जो सक्सिनिक एसिड बना था जिसमें कोए ग्रुप निकल गया था, वहाँ एक ATP बना था, ठीक है। ये आपका होता है SLP, सबस्ट्रेट के लेवल पर ही फॉस्फोराइलेशन होकर ATP बन जाता है। लेकिन ये NADH और FADH2 हैं, ये आपके स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं और ये प्रोटोन मोटिव फोर्स से यानी जब तक वो ग्रेडियंट एनर्जी ग्रेडियंट नहीं बन जाता तब तक ये ATP में कन्वर्ट नहीं होते। और ये ATP में तब कन्वर्ट होते हैं जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नेक्स्ट स्टेप हमें पढ़ना है, लेकिन हम ATP काउंट अभी कर रहे हैं। तो टोटल कितने ATP हो गए, 24, 4 और 1, 24, 4 और 28 और 1 29। ओके नॉट 1 क्योंकि यहाँ पर तो 2 ATP थे ना, तो 2, तो कितना हो गया टोटल 30 ATP हो गए। और ये 30 ATP थे क्रैब साइकिल के। अगर हम याद करें ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने थे और ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के मिलाकर हमारे पास टोटल ATP कितने हो गए, 38, ठीक है। तो दैट्स हाउ जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर टोटल 38 ATP होते हैं। 30 + 8 38 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बोरिंग नहीं करते हैं, यहीं से ख़त्म करते हैं। आगे अगले स्टेप में हमने पढ़ना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नॉट डीकार्बोक्सिलेशन, वो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।